हेलो स्टूडेंट। तो बीएससी सेकेंड ईयर बॉटनी के अंतर्गत हम पढ़ रहे हैं टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म एंड पैलियोबॉटनी, जिसमें हम पढ़ रहे हैं साइकस जिम्नोस्पर्म के बारे में। और उसमें अपना जो टॉपिक चलता है भाई साइकस में जनन। इससे लास्ट क्लास में हमने पढ़ा है भाई जो साइकस होता है उसमें कायिक जनन पाया जाता है जो किसके द्वारा होता है भाई पत्र कलिकाओं के द्वारा होता है। इसके अलावा ये बताया था कि कायिक जनन के अलावा साइकस में लैंगिक जनन पाया जाता है। ठीक है, लैंगिक जनन की हम बात करें तो उसमें हम नरशंकु के बारे में पढ़ लिया था भाई। जो लैंगिक जनन अंग होता है क्या होता है, नरशंकु होता है। उसके बाद हम पढ़ेंगे कि भाई लघु बीजाणु पर्ण। तो आज का अपना जो टॉपिक है भाई साइकस के अंतर्गत, इसमें हम पढ़ रहे हैं जनन, लैंगिक जनन। लैंगिक जनन में हम नरशंकु के बारे में पढ़ लिया है। ठीक है, आज उसके बाद जो टॉपिक है भाई है लघु बीजाणु पर्ण। अब हम बात करेंगे भाई ये कहां पर विकसित होती है। तो बात कर रहे थे भाई साइकस का जो पादप होता है उसके शीर्ष भाग पर क्या पाया था भाई, नरशंकु पाया जाता है। ये क्या हो गया, नरशंकु। ठीक है, तो नरशंकु की स्ट्रक्चर हमने कुछ इस प्रकार की बनाई थी। इसके चारों तरफ क्या पाई थी भाई, पत्तियां पाई जाती है। ये शीर्ष भाग हो गया साइकस का। तो लघु बीजाणु पर्ण जो होती है, जो नरशंकु होता है इसका जो केंद्रीय अक्ष होता है इसके चारों तरफ पाई जाती है। ठीक है, ये जो क्या होती है लघु बीजाणु पर्ण पाई जाती है। ठीक है, कहाँ होती है भाई, जो नरशंकु होता है उसके चारों तरफ सर्पिल क्रम में पाई जाती है। ठीक है, और ये क्या होती है अनेक संख्या में कैसी होती है भाई, अनेक होती है। जैसे बात करें भाई ये संख्या में एक हो गई तो इसमें नरशंकु में अनेक लघु बीजाणु पर्ण पाई जाती है। इनको हम क्या बोलते हैं, लघु बीजाणु पर्ण। ठीक है, जो प्रारंभिक अवस्था होती है उसमें ये कैसे होते हैं छोटे छोटे, मतलब जब नरशंकु जब छोटा रहता है तो कैसे रहते हैं, छोटे छोटे रहते हैं। उसके बाद ये कैसे होते हैं, मुलायम हो जाते हैं और मांसल हो जाते हैं। जैसे ही परिपक्व अवस्था आती है, मतलब कि नरशंकु पूर्ण रूप से जब परिपक्व हो जाता है तो ये कैसा हो जाता है, कठोर हो जाता है। मतलब इसके जो लघु बीजाणु पर्ण होते हैं वो कैसे होते हैं भाई, कठोर हो जाते हैं और काष्ठीय हो जाते हैं। और ये भूरे रंग की संरचना होती है। लघु बीजाणु पर्ण कैसी, भूरे रंग की, मतलब जो स्ट्रक्चर होता है भाई ये देखो, ये लघु बीजाणु पर्ण होता है। एक सिंगल लघु, यहाँ तो अनेक संख्या में लिखते हैं, यहाँ हमने सिंगल लघु बीजाणु पर्ण के बारे में लिख रखा है। ये क्या होता है, सिंगल लघु बीजाणु पर्ण होता है। परिपक्व अवस्था होती है तो ये कैसे होता है, भूरे रंग का हो जाता है। ठीक है, इसके आधारीय भाग की बात करें, ठीक है भाई, आधारीय भाग तो कैसा होता है, सकड़ा रहता है। और जो शीर्ष भाग रहता है वो कैसा होता है, चौड़ा होता है। यहाँ से कैसा है, सकड़ा है, चौड़ा है। इसका जो शीर्ष भाग होता है इसके ऊपर तंतुवत संरचना पाई जाती है। ठीक है, ये बंदे भाग होता है। लघु बीजाणु पर्ण का जो ऊपरी जो शीर्ष भाग होता है कैसा होता है, बंदे होता है, मतलब जनन क्षमता में भाग नहीं लेता है। तो ये जो वाला जो भाग होता है इसका क्या कहलाता है भाई, एपोफाइसिस से कहलाता है। क्लियर है, लघु बीजाणु पर्ण का शीर्ष भाग बंदे होता है, क्या कहलाता है, एपोफाइसिस कहलाता है। अब जो लघु बीजाणु पर्ण होते हैं इसके अंदर अनेक क्या पाए जाते हैं, विशेष प्रकार की संरचनाएं पाई जाती हैं जिसको हम बोलते हैं सोरस। ठीक है, ये अनियमित होते हैं, मतलब कहीं कहीं पाए जाते हैं। जैसे फूल जैसी स्ट्रक्चर हमने जो दर्शा रखी है ये क्या होती है, सोरस होते हैं। और इस लघु बीजाणु पर्ण के अंदर क्या होती है, अनेक क्या होती हैं, लघु बीजाणु धानियां होती हैं। ठीक है, क्या होती हैं इसके अंदर, लघु बीजाणु धानियां लघु बीजाणु पर्ण के पाई। तो जो लघु बीजाणु धानी होती है उसके अंदर फिर क्या पाए जाते हैं, लघु बीजाणु पाए जाते हैं। तो लघु बीजाणु की हम इसकी जो लघु बीजाणु पर्ण से काट की बात करें तो इसकी जो काट होती है कुछ इस प्रकार के स्ट्रक्चर दिखाई देती है। तो इसके अंदर क्या होते हैं, ये लघु बीजाणु दानी होती है जो हमने डॉटेड में दर्शा रखी। इसकी काट की बात कर रहे हैं, अनुप्रस्थ काट, जैसे हम इसको सेक्शन कटिंग करके देखेंगे लघु बीजाणु पर्ण का, तो अनुप्रस्थ काट में कुछ इसकी स्ट्रक्चर इस प्रकार की दिखाई देती है। तो इसमें क्या होती है, लघु बीजाणु दानियां होती हैं। और इनके अंदर जो निर्माण होता है किसका होता है, लघु बीजाणु का निर्माण होता है। जो होती है भित्ति होती है, लघु बीजाणु धानी की भित्ति होती है। और ये क्या होता है भाई, लघु बीजाणु पर्ण होता है। तो यहाँ हम इसके बारे में लिखेंगे कि भाई नरशंकु के केंद्रीय अक्ष के, नरशंकु के केंद्रीय अक्ष के चारों तरफ, केंद्रीय अक्ष के चारों तरफ
सर्पिल क्रम में अनेक, सर्पिल क्रम में अनेक लघु बीजाणुपर्ण लगे रहते हैं, अनेक लघु बीजाणुपर्ण लगे रहते हैं। भाई प्रारंभिक अवस्था में कैसे होते हैं, ये छोटे होते हैं। प्रारंभिक अवस्था में लघु बीजाणुपर्ण छोटे, इसके अलावा मुलायम व मांसल होते हैं, मुलायम व मांसल होते हैं। लेकिन बात करते हैं जैसे जैसे इसकी परिपक्व अवस्था आती है तो ये कैसे होते हैं, कठोर और काष्ठीय बन जाते हैं। तो परिपक्व होने पर ये कैसे हो जाते हैं, कठोर व काष्ठीय हो जाते हैं। प्रत्येक लघु बीजाणुपर्ण पर्ण के नाम से स्पष्ट भाई कैसी पर्ण के समान संरचना होती है, पत्ती जैसी या पर्ण जैसी, भूरे रंग की काष्ठीय संरचना होती है। वे नीचे की ओर कैसी होती है, सक्रिय होती है, और ऊपर की तरफ कैसी होती है, चौड़ी होती है। तो यह नीचे की ओर सक्रिय व ऊपर की ओर चौड़ी होती है। शीर्ष का जो बंदे भाग होता है भाई ऊपर की तरफ होता है बंदे भाग, और ये भाग क्या कहलाता है, एपोफाइसिस कहलाता है। तो लिखेंगे शीर्ष का बंदे भाग, शीर्ष का बंदे भाग ऊपर की ओर होता है, ऊपर की ओर होता है, ठीक है, जिसे एपोफाइसिस कहते हैं, जिसे एपोफाइसिस कहते हैं। अक्ष से जोड़ने वाला भाग, इसमें अक्ष से जोड़ने वाला भाग वृंत कहलाता है। मतलब ये इसका अक्ष भाग, ये जोड़ने वाला जो ये भाग क्या कहलाता है, इसका वृंत कहलाता है, ये भाग वृंत कहलाता है। इन दोनों के मध्य उर्वर भाग में, मतलब उर्वर मतलब फर्टाइल भाग, मतलब जिसमें जनन की क्षमता पाई जाती है, उर्वर भाग में लघु बीजाणु पर्ण की अपाक्ष, लघु बीजाणु पर्ण की अपाक्ष सतह पर अनेक बीजाणुधानियां लगी रहती हैं, अनेक बीजाणुधानियां लगी रहती हैं। के भी मैंने क्या भाई कि भाई ऊपर का जो बंदे भाग तो क्या कहलाता है, एपोफाइसिस, नीचे का जो अक्ष को जोड़ता है वृंत भाग। तो इन दोनों भाग के मध्य, मतलब बंदे और ये जो वृंत जो भाग होता है, एपोफाइसिस भाग होता है, इसके मध्य में ये जो भाग होता है कौन सा होता है, फर्टाइल भाग होता है, ठीक है। और इस फर्टाइल भाग में क्या पाई जाती है, बीजाणुधानियां पाई जाती हैं। बीजाणुधानियां अनियमित सोराई में व्यवस्थित होती हैं, सोराई में व्यवस्थित होती हैं।
एक लघु बीजाणु पर्ण की बात करें तो उसमें लगभग ये सोराई जो होती है इनकी जो संख्या होती है 500 से 700 होती है। तो प्रत्येक लघु बीजाणु पर्ण पर 500 से 700 सोराई उपस्थित होती हैं। उसके बाद है कि भाई जो लघु बीजाणु पर्ण के अंदर है जो सोरस और जो बीजाणु धानियां होती हैं उनके बारे में बात करते हैं। तो इसमें अपना टॉपिक है सोरस एवं लघु बीजाणु धानी। सोरस एवं लघु बीजाणु धानी। तो इसके अंदर जो सोराई पाया जाता है जैसे सोरस, तो प्रत्येक जो इकाई को क्या बोलते हैं हम? सोरस। तो ये होते हैं सोरस। इसके केंद्रीय भाग में क्या पाते हैं? उभार पाया जाता है। ठीक है, केंद्रीय भाग के अंदर क्या पाया जाता है? उभार पाया जाता है। और इस उभार के अंदर 5 से 7 क्या होती हैं? लघु बीजाणु धानियां पाई जाती हैं। सोरस के अंदर उभार पाया जाएगा जिसमें क्या पाई थी? 5 से 7 लघु बीजाणु धानियां पाई जाती हैं। इसके अलावा कि भाई इसके चारों तरफ क्या पाए थे? कुछ छोटे छोटे रोम के जैसी संरचनाएं भी पाई जाती हैं। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं भाई सोरल रोम। ठीक है, क्या कहते हैं? सोरल रोम कहते हैं। अब इन जो रोम का जो काम होता है ये क्या करती है कि जो बीजाणु धानी होती है इनको सुरक्षा प्रदान करने का काम करती हैं। और बाद में ये इसकी बीजाणु धानी की सुरक्षा प्रदान करती है। और इसके बाद में जो भाई इनके अंदर जो लघु बीजाणु होते हैं उनके प्रकीर्णन में भी क्या होती है? ये सहायक होती हैं। कौन? सोरल रोम। तो इसमें लिखेंगे प्रत्येक सोरस में एक केंद्रीय उभार होता है। केंद्रीय उभार होता है जिस पर 5 से 7 लघु बीजाणु धानियां होती हैं। ठीक है, अब केंद्रीय पेपिला से या केंद्रीय उभार से बीजाणु धानियों के अलावा भूरे रोम निकले रहते हैं। ठीक है, इन्हें नाम दिया था हमने क्या भाई? सोरल रोम। इन्हें सोरल रोम कहते हैं। ये रोम शुरू में बीजाणु धानी की सुरक्षा करते हैं। बीजाणु धानी की सुरक्षा करते हैं। उसके बाद बीजाणुओं के प्रकीर्णन में क्या करते हैं भाई? सहायक होते हैं। तो बीजाणु प्रकीर्णन में सहायक होते हैं। ठीक है, परिपक्व बीजाणु धानी की संरचना में हम देखते हैं कि लघु बीजाणु धानी छोटे वृंत द्वारा बीजाणु पर्ण की निचली सतह से जुड़ी रहती है। निचली सतह से जुड़ी रहती है। बात कर रहे हैं भाई लघु बीजाणु जो पर्ण होता है इसकी अनुप्रस्थ काट सेक्शन कटिंग की बात करते हैं, कुछ इस प्रकार की स्ट्रक्चर दिखाई देती है। तो ये क्या हो गई? लघु बीजाणु पर्ण हो गई। अब उसके हम देखते हैं कि भाई जो निचली जो सतह होती है, जो लघु बीजाणु पर्ण की जो निचली सतह होती है, यहाँ पर क्या पाई जाती है? लघु बीजाणु धानियां पाई जाती हैं। और एक इसके द्वारा एक विशेष प्रकार के छोटे से व्रंत के द्वारा, यहाँ क्या पाया था? व्रंत, ये वाला भाग होता है भाई व्रंत। ठीक है, तो व्रंत के द्वारा ये लघु बीजाणु पर्ण से जुड़ी हुई रहती हैं। ठीक है, इसमें
इसमें 3 से 6 स्तरीय भित्ति युक्त कोशिकाओं वाली ये 3 से 6 स्तर भित्ति पाई जाती है, जिसको हम बोलते हैं एक्सोथीसियम। ठीक है, मतलब बाह्य भित्ति, एक्सोथीसियम बाह्य भित्ति। इसके अंदर जो पतली भित्ति वाली पाई जाती है, पतली भित्ति वाली कोशिका एंडोथीसियम, मतलब अंतः भित्ति। वह सबसे अंदर की तरफ टेपिटम के रूप में विभेदित होती है, टेपिटम के रूप में विभेदित होती है। ठीक है, और इसमें क्या पाया जाते हैं कि ये तो हम बात कर रहे थे भाई भित्ति की, कि भाई एक्सोथीसियम मतलब बाह्य भित्ति, अंतः भित्ति, सबसे भीतर की तरफ क्या पाई थी, टेपिटम पाई थी। और टेपिटम का काम हमने बता ही दिया कि भाई जो टेपिटम होती है बीजाणुओं को क्या करती है, पोषण प्रदान करने का काम करती है। और फिर इसके अंदर क्या पाए थे भाई, लघु बीजाणु पाए जाते हैं। तो प्रत्येक लघु बीजाणु धानी में लघु बीजाणु पाए जाते हैं, लघु बीजाणु पाए जाते हैं। तो यहां तक क्लियर हो गया। ये था अपना लघु बीजाणु पर्ण की संरचना और उसमें पाई जाने वाली सोरस एवं लघु बीजाणु धानी के बारे में।